नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 31 मार्च की दोपहर का वक्त था। मेरे पास फ़ोन आया कि अगर आप फ्री हो तो कल राहुल गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चौंका क्योंकि अप्रत्याशित था इस तरह अचानक फ़ोन आना कि राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि राहुल जी इस समय कहाँ उपलब्ध हैं और कहाँ मुलाकात होगी? उधर से कहा गया कि कल 10 जनपथ पे यानी उनके निवास पर आप आ जाइए। अचानक का प्रोग्राम था ये सारा। मैंने फ़्लाइट बुक कराई और मैं पहुंचा। तो फिर उसके बाद में जब मुलाकात की, मैं अभी आपको ब्यौरा बताऊंगा। फिर एक फ़ोटो था, वो फ़ोटो मैंने ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी से एक लंबी बातचीत, 2 घंटे के आसपास की बातचीत। उस पे मुझे उम्मीद थी। उस मेरे ट्विटर पे, अब तो एक्स हो गया है, वो एक्स पे सैकड़ों लोगों ने उसको रीट्वीट किया। करीब 60-70 हज़ार लोगों ने इम्प्रेशन आया उस पे। और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमें इंतज़ार है उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बात हुई। तो वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी से मैं मिला तो मेरा अनुभव क्या था, क्या बातचीत हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इंटरव्यू कब रिलीज होगा। तो मैं बताता हूँ कि फिर राहुल गांधी से उस मुलाकात का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या बातचीत हुई। पहली बात तो ये बता दूं कि ये मुलाकात पूरी तरह से अनौपचारिक थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये जानना चाहते थे कि देश के हालात क्या हैं। और राहुल गांधी मेरे पसंदीदा नेताओं में रहे हैं। मैं बल्कि गलत शब्द कह रहा हूँ, पसंदीदा इंसानों में से रहे हैं। नेता के रूप में मैं भले उनको सफल नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि नेता के रूप में अभी उनमें कई कमियां हैं। इस देश के नेता जो मैं एक लंबी लिस्ट देखता हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उन्हें बहुत झूठ बोलने वाला होना चाहिए, उन्हें दिल का बहुत काला होना चाहिए, उन्हें जनता को गुमराह करने वाला होना चाहिए, उन्हें लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि किस जगह, किस इलाके में, किस क्षेत्र में वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों की लड़ाई लड़वा सकते हैं, उनके बीच में दूरियां फैला सकते हैं और उससे उनको वोटों की फसल हासिल हो सकती है। बल्कि दूसरों शब्दों में मैं कहूँ कि वो लाशों का महल बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर वो सोना चाहते हैं। जो ये काम बखूबी कर लेता है वो उतना ही बड़ा नेता होता चला जाता है। इस देश में कम से कम इस माहौल में मैं तमाम ऐसे नेताओं को देख रहा हूँ जो दिन भर झूठ की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, जो दिन भर नफरत की बातें करते हैं। तो मैं नेता के रूप में राहुल गांधी को असफल मानता हूँ। मैं पिछले कई सालों से राहुल गांधी को मॉनिटर कर रहा था, देखना चाहता था कि इस आदमी की जीवन शैली, इसकी विचारधारा वाकई में एक अच्छे इंसान की है या राजनेताओं की तरह है। और मैंने बहुत लेंस लगा के ढूंढ के भी मुझे जो कमियां नजर आई राहुल गांधी के एज ए पॉलिटिशियन, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपने मुझसे पूछा ही है कि राहुल गांधी के साथ कैसी मुलाकात रही, क्या बात हुई, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ी कमी बता रहा हूँ मैं, उनके सफल पीक तक ना पहुंच पाने की कमी है कि वो झूठ नहीं बोलते। कई सारे ऐसे मौके हैं जब राहुल गांधी झूठ बोल के काम चला सकते थे और राजनीति में कांग्रेस को उससे बहुत बड़ी बढ़त हासिल हो सकती थी, मगर राहुल गांधी ने उस समय झूठ नहीं बोला। और मैं कम से कम, जो मेरा इंसान के रूप में, मैं फिर कह रहा हूँ, दो अलग अलग पर्सनालिटी होती हैं। एक इंसान कैसे बेहतर है और एक नेता कैसे बेहतर है। तो इंसान के रूप में मैं राहुल गांधी को 100 में 100 नंबर दे सकता हूँ कि राहुल गांधी दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, घमंड नहीं है, एक ऐसी विरासत से आते हैं जिसने देश को अपने खून पसीने से सींचा है। नेहरू गांधी परिवार इस देश का आत्मा में बसा हुआ है। कितना ही कोई विचारधारा इस देश से नेहरू और गांधी को खत्म करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आज हिंदुस्तान है, ये जो आप विकसित हिंदुस्तान देख रहे हैं, जो बड़ा हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसके पीछे बनाने में नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी के समय जहाँ देश जो सुई नहीं बनाता था, ये बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े आईआईटी, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध केंद्र, ये सब नेहरू और गांधी विरासत ने खड़े किए हैं। अब भली कंगना राउत जैसे लोगों को लगता हो कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, लेकिन हकीकत ये है जो माल आज बेचा जा रहा है, वो माल बनाने में गांधी नेहरू परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कैसी विरासत खड़ी की है।
तो मैं मानता हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन राहुल गांधी शायद इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको इस तरह के झूठ, फरेब, कपट की बातें समझ नहीं आती हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं। मैं मिला तो लगभग मुलाकात का समय जो मुझे बताया गया वो लगभग 30 मिनट था। कुछ और लोग भी कुछ थे और मुलाकात जब सिलसिला शुरू हुई, राहुल गांधी की टीम थी और वो पूछना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि इस देश में जो लोग यूट्यूब चला रहे हैं उनके सामने समस्या क्या है और अगर वो चला रहे हैं और वो कामयाब हो जा रहे हैं। मैंने तो उनको ख़ास तौर से ये बताया कि मैं वो उनकी टीम भी मुझसे जानना चाहती थी। बाद में उन्होंने मेरा नंबर भी अलग से नोट किया, मेरे लिए लिया। वो टीम जानना चाहती थी कि मैं देश में लगातार नंबर 1 कैसे हूँ। पॉलिटिकल कमेंटेटर की जो श्रेणी है उसमें मैंने जब राहुल जी को बताया कि पिछले 28 दिनों में मेरे लगभग 23 करोड़ व्यू आए तो वो चौंक गए। तो मैंने कहा, मैं हँसते हुए कहा भी मैंने बाद में उनकी टीम से कि जितना भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में वोट मिला है उतने व्यू मेरे पिछले 28 दिनों में आ चुके। एक साइट है, अगर कभी आप लोग भी देखना चाहें कि किस यूट्यूब, बहुत अच्छी साइट है, आप नोट कर लीजिए क्योंकि मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है। मैं अलग अलग जगह जाता हूँ तो लोग अलग अलग लोगों का नाम लेके पूछते हैं कि उनके कितने व्यू आते हैं, उनके कितने दर्शक हैं। तो मैं एक साइट बता रहा हूँ, सोशल ब्लेड, SOCIALBLADE, सोशल ब्लेड। ये एक ग्लोबल साइट है। आप किसी भी यूट्यूबर का नाम डालेंगे, उसका यूट्यूब चैनल का नाम डालेंगे तो पिछले 28 से 30 दिन में उसके कितने व्यू आए हैं, उसके कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उसका रेवेन्यू कितना आया लगभग, वो सब बता देते हैं। वो किस श्रेणी में है, A+ में है, A में है, B+ में है, C में है, सारी डिटेल उसमें सोशल ब्लेड पे आ जाती है। तो आजकल नेताओं की टीम ये मॉनिटरिंग करती रहती है। मैं देख रहा हूँ देश भर के नेता, कांग्रेस के या विपक्ष के या सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ नेता, नाम लेना ठीक नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ बहुत बड़े नेताओं ने मुझे फ़ोन किया, फेस टाइम पे कॉल थी, बोले हम ओपनली आपका समर्थन नहीं कर सकते लेकिन आप गजब काम कर रहे हैं। तो शायद यही कारण रहता हो कि नेताओं के बीच में 4PM का एक बड़ा नाम इसलिए बना क्योंकि व्यूअरशिप बहुत है। असली चीज़ व्यूअरशिप ही होती है कि आपको लोग देख कितना रहे हैं आपके चैनल को। तो मैंने बताया, अपनी यात्रा बताई कि मैंने बताया कि 2017 जब सरकार बदली तो मुझसे कहा गया कि भाई आप एक काम करिए, आप अपना पहला पेज, मेरा अखबार भी है 4PM नाम से लखनऊ में, तो मुझे एक मुख्यमंत्री जी के बहुत ताकतवर, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अफसरों ने बुलाया और कहा मुझसे कि भाई एक काम कर लीजिए, आप अपना पहला पेज चेंज कर लीजिए। और क्योंकि आपका पहला पेज जो है सरकार के खिलाफ होता है, बहुत वायरल होता है और बदले में हम आपको 8-10 करोड़ का विज्ञापन हर साल देंगे। आपको मैं बता दूं अपने सब दर्शकों को, यूपी में 1000 करोड़ रुपया बांटा गया टीवी चैनलों को, अखबार को। तो आप सोच के हैरान हो सकते हैं 1000 करोड़ कितनी बड़ी रकम। लेकिन सब मीडिया संस्थानों को, चैनलों को दिया गया 1000 करोड़ रुपया कि तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें मुंह बंद रखना है। तो मैं मना कराया उनसे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता कि आपके 10 करोड़ रुपये साल के चक्कर में अपना पहला पेज चेंज कर दूं। तो उसके कुछ ही दिन बाद मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। उन्हीं अफसर महोदय ने, आजकल उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं, रहने को दफ्तर तक नहीं मिला उनको, लेकिन उस दौर में वो शबाब पे थे। तो मैंने बताया राहुल जी को कि ऐसे बड़ा, वो जानना चाहते थे चल बड़ा कैसे। तो मैंने कहा मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा योगी जी को और उन समय के अफसरों को कि जिन्होंने मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी। अखबार मेरी पत्नी के नाम था, तो STF के बहुत तेज तर्रार अफसर हैं, अमिताभ यशी ADG, तो जब सरकारी पीछे पड़ी थी तो वो कैसे पीछे रहते। उनने मुझ पर और मेरी पत्नी पे मानहानि का एक मुकदमा दायर किया। फिर एक दिन ऑफिस पे हमला हुआ, हमारी मानता ख़त्म कर दी गई, हमें सचिवालय पास तक नहीं दिया गया। हमारा सरकारी मकान पत्रकारों को मिले होते हैं, वो 100 पुलिस वाले लगा के खाली कर लिया गया। हमारे सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए, जितने प्रयोग हो सकते हैं सरकार के वो सब मुझ पर किए गए। तो मैंने राहुल जी को बताया कि जितना ये प्रयोग कर रहे थे उतना मैं बोल रहा था, और जब मैं बोल रहा था तो मैं अमेरिका में भी सुना जा रहा था, मैं लंदन में भी सुना जा रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में सुना जा रहा था। वहाँ के अखबार छाप रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी ऐसा है जो खुल के बोल रहा है। डराने की जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकती है उतनी की गई। मुझे एक अफसर ने कहा कि तुम्हारी हत्या भी कराई जा सकती है। तो मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, बड़ा अपने घर पत्नी को समझाया, पत्नी थोड़ी भावुक सी हो गई। मैं कहा देखो जीवन में कुछ आए तो कुछ इतनी तरक्की मिल रही है तो भगवान ने शायद कुछ बड़े रास्ते तय किए होंगे। इस दौर में अगर कितने बचे हैं बोलने वाले, सब तो एक ही धारा में भाई जा रहे हैं, तो बोलने का मौका दिया, बोलना चाहिए, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। तो मैंने राहुल जी से कहा कि मैं आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, ग्राफ यूं बढ़ रहा है, हर 4-5 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं।
पूरा देश के लोग हैरान है कि यूट्यूब पे इतनी स्पीड कभी किसी की नहीं आती है। 38 लाख हो गए हैं और जब आप ये वीडियो सुन रहे हो देख रहे होंगे उसके 3-4 दिन बाद 39 लाख हो जाएंगे। तो जो स्पीड चल रही है वो बड़ी हैरानी थी, मतलब राहुल जी की टीम के लिए भी बड़ी हैरानी थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से बैठे एक यूट्यूबर का ग्राफ इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है। राहुल जी ने सब पूछा और बेसिकली राहुल जी का जो पूछने का मकसद था वो ये था कि हम जैसे यूट्यूबर जो है वो समाज में प्यार, भाईचारा, एकता इसको इकट्ठा रहे, ये बना रहे, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है। क्योंकि बातचीत अनौपचारिक थी तो ये कहा गया कि ये छापने के लिए नहीं है, ये बस राहुल जी के व्यक्तिगत बातें हैं। तो जो बातें उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कही, मतलब वो मेरे लिए अप्रत्याशित थी। कोई आदमी ईमानदारी से, इतना ज़्यादा ईमानदारी से बात कैसा कर सकता है कोई नेता, ये मैं सपने में नहीं सोच सकता था। चूँकि बातें उन्होंने ये कहा कि अनौपचारिक बातचीत है, उन सारी बातचीतों को मैं कोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस राहुल गांधी के अंदर एक जज्बा, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मनोविज्ञान मैंने बहुत पढ़ा है और मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं। मैं जानता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। काफ़ी हद तक जो सुहानी शाह हैं हिप्नोटिस्ट में उनको देखता रहता हूँ, उतना तो नहीं आता, लेकिन मुझे चेहरे के भाव आते हैं। राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो उनके चेहरे से लग रहा था ये युवा नेता इस देश की एकता के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए, इस देश के बंधुत्व के लिए कितने मन से जूझ रहा है। उनके मन में ये पीड़ा थी कि समाज में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, इनके संग अभी भी न्याय की बात नहीं हो रही है। देश के नौजवान इतने पीछे होते चले जा रहे हैं, दुनिया हमारी तरक्की करती चली जा रही है और सोच नहीं रहे हैं। तो राहुल गांधी बेसिकली ये बात करना चाहते थे कि हमारा क्या आइडिया है कि इस समाज को बदलने के लिए, इस पॉलिटिक्स में और बेहतर करने के लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं। और राहुल गांधी ने विस्तार से फिर भारत से लेकर अमेरिका तक की विस्तार से बातचीत करी और कहा कि जो दुनिया में भारत की एक छवि है, वो छवि वो विश्व बंधुत्व वाली छवि है कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो अहिंसा का पालन करता है, जो सच बोलता है, जो लोगों को प्यार की भावना सिखाता है। तो बहुत विस्तार के साथ उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में प्लस रहूं माइनस रहूं, मुझ पे इस समय कोई मतलब नहीं है मुझे इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में प्यार रहे, देश में भाईचारा रहे, देश में बंधुत्व रहे। तो राहुल गांधी इस बात से बड़े निश्चिंत थे कि ये जो दौर है, इस दौर में जो उनको फीडबैक, और ख़ास तौर से उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि जब समय देश में चले कितनी परेशानी थी, लेकिन जो लोगों की फीलिंग्स थी, उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस दिया राहुल गांधी के अंदर, कितना विश्वास भरा, क्या क्या तकलीफ़ें थी, पैर में सूजन आ गई थी, घुटने सूज गए थे, लेकिन लोगों की भीड़, लोगों का जज्बा जो था वो ये दिखा रहा था कि वो क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी उस जज्बे को अपने अंदर समेटना चाहते थे। और मैंने देखा कि जब जनता इतने बड़े लेवल से आपसे जुड़ती है, जब जनता इतने व्यापक लेवल से जुड़ती है, तो कोई भी नेता, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी राजनेता के रूप में भले फेल हो, लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो आज के दौर में भी सच बोलने की हिम्मत करता है, सच की राह पे ले जाने की बात करता है। और उनका कहना है कि जो सच्चे लोग हैं, जो हिम्मती लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ बचे हैं, और जिन लोगों के छोटे छोटे स्वार्थ थे, जो डर गए, जिनको डरा दिया गया, वो चले गए। अब ये जो कांग्रेस है, ये बहुत आइडियोलॉजी वाली कांग्रेस है जो इस देश की मूल भावना को बचा के रखना चाहती है। और राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग फिर मिलते रहेंगे और एक अच्छे विचार के साथ मिलते रहेंगे। तो कुछ मेरे लोग हैं वो ये भी कह रहे थे कि आप राहुल गांधी से मिले, तो मैंने हंस के उन लोगों से कहा कि मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मेल किया है, मैं तो उनसे भी मिलना चाहता हूँ। मैं किसी भी विचारधारा के खिलाफ हूँ, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। तो कोई व्यक्ति मिले, कोई शख्स हो, मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा। राहुल गांधी जी के साथ जो 2 घंटे का समय निकला, वो अभूतपूर्व था। एक ऐसे नेता जो वैश्विक नज़र में, जो दुनिया की नज़र में एक नायक की तरह बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो। क्योंकि इस दौर में यूट्यूब बहुत देखा जा रहा है 4 PM, तो पूरी दुनिया भर से मेरा कांटेक्ट रहता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, खाड़ी के देश, यानी कितने देशों के लोगों से मेरी बात होती रहती है। राहुल गांधी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उभर रही है, जो बन रही है, वो निश्चित रूप से एक बड़े नायक के रूप में बन रही है। तो ये थी सारी बातें आप लोग जानना चाहते थे राहुल गांधी के बारे में, मैंने आपको बताया। मुझे भी अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।